नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में होम साइंस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि गृह विज्ञान है, ठीक ना। और आप लोगों का 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर है, उसी को सॉल्व करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। पूरे क्वेश्चंस को 100% करेक्ट जो कि रहेगा और सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए और आप लोग भी बताइए आपका कितना 70 में 70 कितना सही होता है, कितना आप लोग तैयारी कर पाए हैं, इसमें पता चल जाएगा, ठीक ना। तो होम साइंस आपका जो कि 70 मार्क्स का रहेगा और यहाँ देख सकते हैं होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान, और ये गृह विज्ञान का कोड है 319 गृह विज्ञान का। और एक चीज़ और, ये सेट भी रहता है जो कि आपका सेट 1 से 10 ABCD तक रहता है, मतलब 10 सेट में रहता है। तो आप वहाँ एग्जाम में आपको सेट करके भी रहेगा, किसी को सेट ए रहेगा, किसी को सेट बी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा मतलब जैसे क्वेश्चन ये है, नीचे 70 क्वेश्चन है, वही 70 क्वेश्चन में से उलट पलट कर रहता है, ठीक ना। तो सेट रहेगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। और आप लोगों का जो एग्जाम होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 70 मार्क्स का भी है फिर भी 3 घंटा का, और 100 मार्क्स का भी है फिर भी 3 घंटा 15 मिनट का होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप लोग वहाँ उत्तर देंगे अपने भाषा में ही उत्तर दीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक ना। क्योंकि आप जो किताब से रटते हैं या कितना किताब से आप रट कर वही क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आपको कितना भी बेस्ट लिखिएगा 4 ही नंबर मिलेगा। लेकिन वही अपना मन से लिख देते तो 5 में 5 भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा राइटिंग थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, ठीक। उसका एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोगों को 15 मिनट जो क्वेश्चन पढ़ने का समय दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको रहेगा वह खंड अ और खंड बी में, अर्थात सेक्शन 2 खंड में रहेगा, ठीक ना। खंड अ और खंड ब में, खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड ब में सब्जेक्टिव रहेगा। और बात करें जो कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कितना बनाना होगा, तो वहाँ 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना बनाना पड़ेगा 35, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव यहीं से आ जाएगा। और 35 बचा तो 35 जो कि आपका सब्जेक्टिव रहेगा, और उसको ऑब्जेक्टिव का आपको OMR शीट पर भरना है, ठीक ना। OMR शीट पर भरना है जो कि ब्लू या ब्लैक पेन से, आप ब्लैक पेन से भरिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक ना। ब्लू पेन का ज़्यादा OMR शीट में यूज़ नहीं कीजिएगा, यूज कर भी सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट ब्लैक पेन रहेगा। उसका चलते हैं सब्जेक्टिव की बात करें तो खंड ब में रहेगा सब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस रहेगा, और 20 क्वेश्चंस जो कि आपका 2 अंक का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, और 2 मार्क 20 में से आपको 10 ही बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा 2, तो यहाँ पर 20 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएगा, 2 गुने 10, तो यहाँ पर 20 मार्क्स। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 दीर्घ उत्तरी रहेगा, और 6 दीर्घ उत्तरी में से 3 ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो 15 मार्क्स इधर, तो 35 इधर हो गया, ठीक ना। चलिए ये तो समझ गए यहाँ पे। अब हम पूरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं, थोड़ा स्पीड बोलेंगे तो, क्योंकि 70 क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि आप लोग जानते ही होंगे। देखिए कौन अंतःस्रावी, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि, उपयुक्त सभी। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो पिनियल ग्रंथि, नोट कर लीजिए, पिनियल ग्रंथि रहे या पैराथायरॉयड ग्रंथि रहे या वृषण और अंडाशय ग्रंथि रहे, मतलब टोटल अंतःस्रावी ग्रंथि 8 है। 8 ग्रंथि रहे तो उसमें से आपको सभी का नाम पता हो गया है, ठीक ना। कोई भी रहे तो यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि भी, पीयूष ग्रंथि भी है, सेक्स ग्रंथि है, सब अंतःस्रावी ग्रंथि, इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला का ऑप्शन डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इनमें कौन महिला प्रजनन अंग है। महिला का बोला प्रजनन अंग कौन सा है, गर्भाशय, डिम्बवाही नालिका, अंडाशय। देखिए प्रजनन के बाद अंडाशय भी एक प्रजनन अंग है, ठीक ना। और गर्भाशय भी प्रजनन अंग है। और डिम्बवाही नलिका क्या है, फिलिपियन, जिसको नली कहते हैं, फिलिपियन नली, जहाँ जैसे माहवारी के समय होता है उस समय जो रक्त की वहाँ से रक्त निकलता है, आपको पता ही होगा, ठीक ना। तो वह फिलिपियन नली के द्वारा निकलता है, तो वही डिम्बवाही नलिका कहते हैं। इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा देना है। 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर, किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पे घेंगा रोग बोल रहा है, ठीक ना। किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग, घेंगा किसको कहते हैं पता है, गला होता है, गला में गला फूल जाता है, किसी को देखेंगे गला फूल जाना, वह होता है, ठीक ना। जो कि वहाँ गला फूल जाना मेन आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर 3 की हो जाएगा क्या, तो थायरोक्सिन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे किस हार्मोन की कमी के कारण, तो थायरोक्सिन के कारण, आयोडीन के कारण। आप ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करते हैं, नमक ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो नमक में आयोडीन पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक तरह से आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, गले फूल जाता है, गले में सूजन हो जाता है, तो यहाँ पर थायरोक्सिन के कारण। तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर, मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों में सामान्यतः किस आयु में होती है। देखिए मासिक धर्म वही MC जिसको कहते हैं शॉर्टकट में
तो यहाँ पर मासिक धर्म या महामारी जिसको कहते हैं, तो महामारी या मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों में सामान्यतः किस आयु में होती है? 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। देखिए शुरुआत किस वर्ष में होती है, तो शुरुआत यहाँ पर 8 से 9 किसी गर्ल्स को 8 से 9 वर्ष में भी होने लग जाती है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है जो कि 10 से 15 वर्ष में, 10 से 15 वर्ष से जो कि मैच्योर हो जाती है लड़की, और मैच्योर होने के बाद जो कि मासिक धर्म की शुरुआत होती है, तो 10 से 15 यहाँ पर लगा देना है, सबसे करेक्ट 10 से 15 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर में, और 5 नंबर में ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? देखिए ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण ऊर्जा की समस्या, प्रदूषण जो कि कौन सा ऊर्जा के कारण प्रदूषण नहीं होती है? तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जानते होंगे, परमाणु ऊर्जा के कारण काफ़ी उसमें से पोल्यूशन निकलता है, तो यहाँ पे जो कि ऊर्जा प्रदूषण होगा ही। रासायनिक ऊर्जा केमिकल वाला, उससे प्रदूषण होगा ही। लेकिन सौर ऊर्जा, सूरज वाला जो ऊर्जा होता है, जैसे सूर्य की रोशनी से क्या प्रदूषण होता है? भाई वह प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो उससे क्यों प्रदूषण होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 5 का ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन पे, स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान तो यहाँ पे महात्मा गांधी के जन्मदिन पे शुरू किया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में। तो स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का क्या कारण है? देखिए ग्रामीण गाँवों में प्रदूषण का क्या कारण है? तो खुले में शौच करना, मतलब टॉयलेट जाना खुले में, खुले क्षेत्र में कपड़े धोना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वनों की कटाई, पेड़ पौधे का कटाई, तो सभी प्रदूषण का कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी। चलते 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर बोला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं का अधिकार क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं का अधिकार क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या पता है? जिसमें जैसे यहाँ कोई प्रोडक्ट है, आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं, तो आपका अधिकार इतना है कि कोई दुकानदार से ये कितना रेट है पूछ सकते हैं, या फेक है या गलत सामान है, उसके लिए आप बोल सकते हैं, ठीक ना। यदि आपको मिलावटी सामान दे रहा है, वहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो ये उपभोक्ता संरक्षण, इसमें अधिकार आपको दिया गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं का अधिकार क्या है? तो चयन का अधिकार, उसको चूज कर सकते हैं, हाँ मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, आप चयन कर सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार, ठीक ना। उसका उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी लगा देना। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है? यहाँ पे बोला इनमें कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है? आहार आयोजन को बोला है, ठीक ना। आहार तो परिवार का आकार, मौसम, भोजन संबंधी आदतें, इनमें से सभी। देखिए आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला, देखिए आहार आयोजन, यहाँ पे परिवार यदि बड़ा होता है, तो बड़ा परिवार रहेगा, तो उसमें महंगे महंगे सामान, अच्छी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, तो वहाँ पर वह भी आहार आयोजन को प्रभावित कर सकता है, ठीक ना। महंगा ज़्यादा, बहुत ज्वाइंट फैमिली, बहुत लंबा परिवार है, तो वहाँ आप चाहिएगा कि रोज़ मीटे मछली वहाँ पर बने या पनीरें बने, अच्छे से सब्जी बने, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो वह प्रभावित करता है मौसम, जहाँ वेदर के कारण। यदि आप मान लीजिए कि गर्मी में, जैसे अभी ठंडी में मटर सब खा लेते हैं, लेकिन गर्मी में यदि आप मटर खाना चाहिएगा तो मटर नहीं मिलेगा, तो मौसम के कारण, ठीक ना। भोजन संबंधी आदतें, आपका भोजन संबंधी आदत कहने का मतलब, यदि बच्चा है, बच्चे को दूध पसंद नहीं है, तो यहाँ पे बच्चा वह चीज़ नहीं खाएगा, दूध नहीं खाएगा। किसी बच्चा को चावल भात नहीं पसंद चावल नहीं पसंद होता है, किसी को रोटी पसंद होता है, तो ये भी प्रभावित करता है। तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को मेरे समझिए, हम ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह समझा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में आ जाए। और वहाँ यदि ऐसे देखिए 70 क्वेश्चन बताएंगे, 70 में से यदि हम पूरा सब्जेक्टिव की तरह समझाएंगे, 70 में से 10 क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं अच्छे तरीके से, तो वहाँ एग्जाम में जरूर लिख दीजिएगा। इसीलिए अच्छे तरीके से समझिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए, ठीक ना। हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और पूरा 100% पूरा करेक्ट बता रहे हैं। गांव में उचित स्वच्छता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो गांव में देखिए उचित स्वच्छता, गांव को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? गांव के लोग की, गांव में जो लोग रहते हैं उसको भी जिम्मेदारी होती है, ग्राम की पंचायत होती है उसको भी जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य कर्मी, वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी होता है, डॉक्टर होता है या नर्स होता है, जो भी गाँव के है, उनको सभी की जिम्मेदारी होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी लगा देना है। 11 नंबर, बच्चों को किस उम्र में पूरक आहार दिया जाना चाहिए? बच्चे को किस उम्र में पूरक आहार, अच्छा वाला खाना, 6 माह में, 8 माह में, 3 माह में, 9 माह में? तो यहाँ पर बच्चे की बात कर रहा है, ठीक ना। तो बच्चे को किस एज में पूरक आहार देना चाहिए? तो यहाँ पे 11 की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 माह, कम से कम 6 माह के बाद बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 नंबर, और यहाँ पर 12 नंबर
प्रसवों उपरांत अवधि किसके लिए नाजुक होती है? प्रसव उपरांत, प्रसव जिसको कहते हैं, तो देखिए प्रसव उपरांत किसके लिए नाजुक होती है? तो यहाँ पे जिसको महामारी कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं ना, या ठीक ना, तो मासिक चक्र जिसको तो उसमें जो प्रसव होता है, रक्त निकलता है, तो वहाँ पे किसके लिए नाजुक होती है? तो यहाँ पे माता के लिए भी होती है, बच्चों के लिए होती है, बच्चा है उसके लिए भी होगा, सॉरी बच्ची जो है छोटी बच्ची उसके लिए भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देना है, दोनों लगा देना है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ के स्तन को से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? जो माँ के स्तन से पहला निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, प्रोटीन या कैल्शियम। देखिए कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, माँ के स्तन से दूध जो निकलता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि पीले गाढ़ा पीले रंग का होता है, जो कि माँ के पहला दूध एक तरह से कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है, कोलेस्ट्रॉम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इनमें से कौन बचत करने का कारण है? निम्नलिखित में से या इनमें से कौन बचत करने का कारण है? तो आपातकालीन आवश्यकता। देखिए आपातकालीन आवश्यकता, इमरजेंसी कुछ हो जाता है उसमें आप जिसमें जहाँ 5 kg यूज़ करते थे वहाँ आप 2 kg यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना, मतलब करना पड़ेगा आपातकालीन इमरजेंसी। जैसे अभी कोरोना के कारण जहाँ आप 100 रुपये दिन में खर्च करते थे तो वहाँ 80 रुपये खर्च करते थे कि नहीं? क्योंकि पैसा बचत करना चाहते थे। सेवानिवृत्ति, जैसे यहाँ सेवानिवृत्ति का अर्थ है जैसे हम जॉब कर रहे हैं सरकारी जॉब और मेरा एज हो गया है जॉब करने का, तो हम वहाँ से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो रिटायर हो जाते हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद पैसा तो इनकम ज़्यादा, जहाँ जैसे कि 6 लाख रुपया में इनकम था तो वहाँ 1 लाख रुपया जिसको पेंशन योजना के तहत मिलता है, तो वहाँ 6 लाख रुपया जो खर्च करते थे महीना का, अब यहाँ 1 लाख रुपया में हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अभी पेंशन की योजना तो एक तरह से समाप्ति कर दी गई है। महंगी खरीदारी करने से बचेंगे, तो इनमें उपयुक्त डी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर, संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए कोई भी संसाधन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों को उपयोग में लाना, उस संसाधन को हम उपयोग में लाएंगे तो उससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या संसाधनों का उचित प्रबंधन करके उस संसाधन को हम उसका प्रबंधन करके अच्छे जगह पर लगाकर उसको अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या संसाधनों को संचित करके या व्यय करके, मतलब खर्च करके। तो खर्च करके तो ये तो होगा नहीं, संसाधनों को संचित करना, इकट्ठा करेंगे पूरे, तो ये भी तो इतना बेस्ट नहीं है। अब ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन बी बचा। अब ऑप्शन ए और बी में क्या लगाना? देखो संसाधनों के उपयोग में लाना, हम संसाधन को उपयोग में लेकर चले आएंगे तो हम उससे क्या लाभ प्राप्त करेंगे? तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी लगा देना है। तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, संसाधनों को उचित प्रबंध। हम अच्छा जगह देंगे, जैसे कि भाड़े लगाते हैं तो अच्छा जगह भाड़ा लगाएंगे तो वहाँ पे तो कुछ पैसा भी होगा, इनकम होगा। तो संसाधनों का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों का उचित प्रबंधन, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी योजना भारतवर्ष के डाकघर से संचालित होती है? कौन सा योजना भारतीय डाकघर से संचालित होती है? राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री, तो ये भी संचालित होती है। विकास पत्र की बिक्री, ये भी संचालित होती है। राशन की बिक्री, तो ये राशन आप डीलर के पास जाते हैं, ऑप्शन सी तो होगा नहीं, तो इनमें से ए बी दोनों होगा, तो ऑप्शन डी लगा देना है। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ पे है, इनमें से कौन पारिवारिक आय बढ़ाने का साधन है? बोला 17 नंबर, इनमें से कौन पारिवारिक आय बढ़ाने का साधन है? तो बजट बनाकर धन का उचित विनियोग या समय तथा श्रम बचाने का वाले क्रम, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए पारिवारिक आय बढ़ाने का संसाधन, बजट बनाकर, जितना बजट है, अब मान लीजिए आप 500 रुपया इनकम करते हैं रोज का, तो उस 500 रुपया का ही बजट बनाइएगा। हाँ आज ये लेना है, ये सामान लेना है, जो नहीं 500 रुपया हम कमाते हैं और 1000 रुपया का बजट बना लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बाद में आपका विनाश होना शुरू हो जाएगा। धन का उचित विनियोग, आपके पास जितना धन है उसी का उपयोग करेंगे, ठीक ना। अब मान लीजिए 50 किलो आप गेहूं लाए हैं, तो 50 किलो गेहूं को अच्छे तरीके से आप आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से उपयोग करना होगा, उचित विनियोग करना होगा। समय तथा श्रम बचाने वाले उपक्रम का यूज करना होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम से हटाया जाता है? वनस्पति दाग धब्बा लग जाता है कपड़े पे या कोई भी मटेरियल पे, तो उसको साफ करने का कौन सा माध्यम है? तो बेरोक्स या अमोनिया या सोडा। देखिए जो कि आपका दाग धब्बा लग जाता है, वनस्पति दाग धब्बा, तो उसको हटाने का बोरेक्स क्या होता है पता है? ये बोरेक्स एक तरह से पाउडर ही होता है, ठीक ना, जो कि कपड़े के लिए यूज किया जाता है। अमोनिया भी एक तरह से अम्ल होता है, ठीक ना।
तो उसमें नींबू डालकर खट्टा ही होता है अमोनिया, तो उसके द्वारा जैसे आपका कपड़ा या कोई बर्तन को जैसे धब्बे को सुराने के लिए क्या करते हैं, नींबू का रस गार के और उसको निचोड़ कर और उसको करते हैं तो उससे साफ हो जाता है। तो नींबू का रस से भी होता है। सोडा से बिल्कुल होता है, जैसे आप सरफ यूज़ करते हैं, सरफ में भी सोडा मिलाया जाता है, ठीक ना, तो ये भी पाउडर होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए जो लोग महिला है और जो घर के काम करते हैं, ये लोग ये सब जान जाइए, आपके लिए ही उपयोगी है। होम साइंस पर्सनल ज़्यादातर गर्ल्स ही पढ़ती हैं, ठीक ना। इनमें से किस किस को होम साइंस सबसे बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, वह हमें कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को लगता है। ज़्यादातर जो वीडियो देख रहे हैं सभी को मिलावटी हो सकती है। मिलावट बोला किसको, तो मिलावट जानबूझकर हो सकता है, जानबूझकर भी हो जाता है। जानबूझकर कैसे नहीं होगा, आप मान लीजिए क्या कहते हैं, तेल, पहलवान का तेल यूज़ करते हैं, पहलवान में आप थोड़ा रिफाइन का तेल मिला देते हैं, तो ये जानबूझकर नहीं मिलाना हो, ये सब दुकानदार करता है। हम जो कि तेल, सरसों के तेल में कोई सामान मिलावटी डाल देता है। जैसे कि अभी मसाला की बात करें तो धनिया मसाला में कोई अलग चीज़ मिला देता है ना, तो यहाँ पे जानबूझ कर मिला देता है अनजाने में, कभी कभी अनजाने में मिल जाता है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या बेसन रखे हुए, बेसन में धोखा से रखा गया आटा, अब उसको ख़राब तो नहीं कीजिएगा, फिर भी बेच देता है, कभी कभी अनजाने में ही हो जाता है। तो ए और बी हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोनों द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता है। तो सूती वस्त्र की विशेषता क्या, सूती वस्त्र आप क्यों पहनते हैं सबसे, तो सूती वस्त्र क्या होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, आरामदायक होता है, मुलायम होता है ना सूती वस्त्र। इनमें से सब हो जाएगा, ऑप्शन डी। 21 नंबर, कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाती है। लंबाई यहाँ पर बोला है लंबा, कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाती है। खड़ी रेखा होगा। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, ये क्षैतिज रेखा, नीचे वाले सोई हुई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, स्लीपिंग लाइन। वर्क रेखा किसको कहते हैं, तो देखिए वर्क रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ही वर्क रेखा कहते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वर्क रेखा कहते हैं। तिरछी रेखा क्या होता है, ऐसे तिरछी रेखा या ऐसे होता है, तो तिरछी रेखा, तो ये तिरछी रेखा तो होगा नहीं, यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है। तो वर्क रेखा तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्षैतिज रेखा की बात करें तो ये सोई हुई रेखा, स्लीपिंग लाइन जिसको कहते हैं, तो ये तो लंबाई तो होगा नहीं, ठीक ना, तो ये लंबाई, तो यहाँ पर खड़ी रेखा को ही लंबाई का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं, देखिए चारों ऑप्शन जब आप पढ़िएगा ना तो अपने आप आंसर निकल जाएगा। आप चारों ऑप्शन पहले पढ़ा कीजिए और थोड़ा माइंड खोलकर समझा कीजिए। उसके बाद 22 नंबर, इनमें से कौन एक प्राकृतिक तंतु नहीं है। प्राकृतिक तंतु बोल रहा है, ठीक ना। नाइलॉन ऊन एक प्राकृतिक तंतु है। और सूती एक प्राकृतिक तंतु है, जो ग्रास होपर या जैसे कुछ कीड़े मकीड़े से बनाया जाता है। सिल्क, तो यहाँ पे कौन प्राकृतिक तंतु नहीं, सिल्क भी प्राकृतिक तंतु है, लेकिन नायलॉन प्राकृतिक तंतु नहीं है। नायलॉन जिसको क्या कहते हैं, गाय बांधने वाला, भैंसी बांधने वाला जो रस्सी आप कभी देखे हैं, वैसा ही नायलॉन होता है, ठीक है ना। या नायलॉन कपड़ा देखे होंगे, एकदम पूरा स्लीपिंग होता है, बहुत मजबूत, उससे हाथ भी कट जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो नायलॉन ये प्राकृतिक तंतु नहीं, ऑप्शन 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर, हमारे शरीर में रोगाणु कैसे प्रवेश करता है। तो हमारे बॉडी में जो रोगाणु प्रवेश करता है वह हवा के द्वारा और पानी के द्वारा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। हवा के द्वारा भी रोगाणु, जैसे जीवाणु, विषाणु, अमीबा, बहुत सारे रोगाणु होता है ना, वह हवा के द्वारा भी प्रवेश करता है, पानी के द्वारा भी प्रवेश करता है, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। चलते 24 नंबर, ORS घोल। ORS घोल जानते ही होंगे सभी को, कभी कभी पेट की समस्या हो जाता है, गैस बन जाता है, ORS के घोल पीते हैं, या पानी की कमी के कारण डॉक्टर बोलता है ORS की घोल पीने के लिए। कोई ना कोई, सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर पिए होंगे, डॉक्टर से दिखाएंगे तो डॉक्टर ORS की घोल लिखा होगा। तो ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चे को क्या पिलाना चाहिए। यदि ORS घोल जो नहीं है, ठीक ना, उस समय बच्चे को फिर क्या देना चाहिए, तो नमक का घोल ये तो नहीं देना चाहिए, शरबत तो नहीं देना चाहिए, और दूध और नमक पानी, नमक चीनी। तो देखिए बच्चे को नमक चीनी तो दे नहीं सकते हैं, बहुत छोटा बच्चा रहेगा, बच्चे को नमक चीनी तो दे नहीं सकते हैं, तो बच्चे को दूध देना, माँ की दूध सबसे, जो कि बच्चे डायरिया से पीड़ित बच्चे होता है, यदि ORS घोल बच्चा पीता नहीं है, नहीं पी पाता है, या वहाँ पे ORS की घोल नहीं है, तो बच्चे को माँ की दूध वहाँ पे सेवन पान कराना चाहिए। उससे बच्चे को डायरिया, बच्चे स्वस्थ होते हैं, डायरिया जल्दी खत्म होने की संभावना होती है। तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर पर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कौन सा परिधान छोटे एवं मोटे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। बोला है कौन सा परिधान या कौन सा साधन छोटे एवं मोटे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, बोला नहीं है। तो छोटे प्रिंट वाले वस्त्र, ये छोटे
जिसको नाटे लोग नहीं होते, नाटे, तो नाटे लोग और मोटे होते हैं, जो जो जिसको नाटे लोग कहते हैं, और जो नाटे होते हैं और हल्का मोटे होते हैं, तो वैसे के लिए किसके लिए इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है उसके लिए? तो छोटे वस्त्र पहनना, तो भाई छोटा बच्चा है, जो छोटा व्यक्ति है, नाटा है, तो वह छोटा वस्त्र पहनेगा ही। बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र, तो यहाँ पर बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र और सफ़ेद यदि छोटा है, छोटा कपड़ा पहन रहे हैं, अब बड़ा उस पर प्रिंट पूरा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अच्छा, सफ़ेद वस्त्र, छोटा जो व्यक्ति है सफ़ेद वस्त्र क्यों नहीं पहनेंगे भाई, वो पहनेंगे, तो ऑप्शन ये तो होगा ही। चलते छोटे तथा बड़े प्रिंट वाले हुए, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लगाना है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये देखिए ए और यहाँ पे डी होगा, लेकिन बड़ा प्रिंट वाले नहीं है, तो ये दोनों बड़े प्रिंट वाले तो होगा ही नहीं, छोटे, तो ऑप्शन ये भी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही लगाइएगा सबसे उपयुक्त नहीं है। तो 25 का बी। वैसे आप लोगों का क्या होगा कमेंट में बता दीजिए 25 का। चलते हैं 26 नंबर, जो कि खाद्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया? खाद्य पदार्थों को 3 समूह में बांटा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ को कितने समूह में बांटा गया? तो 3, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर, निम्नलिखित में से इनमें से कौन बुनियादी ज़रूरतों को आधुनिक सूची में शामिल किया गया? इनमें से कौन बुनियादी ज़रूरत जो सबसे आवश्यक हो? तो कपड़ा, घर, कपड़ा और क्या कहते हैं, खाना, भोजन। यहाँ पे कपड़ा, आवास, भोजन, ये तो बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद अभी आधुनिक युग में क्या सबसे इम्पोर्टेंट और हो गया? वह शिक्षा। एक और हो गया दवा और दारू। 5 अभी बुनियादी आवश्यक बन गया। क्या? आवास, तो घर, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, और अभी आधुनिक युग में शिक्षा भी जरूरी है, और दवा और दारू भी जरूरी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या बोला, निम्नलिखित में कौन बुनियादी ज़रूरत आधुनिक युग में सूची में शामिल किया गया? तो ये सब तो पहले से था, लेकिन यहाँ पे शिक्षा को अभी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 27 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन, किस रेशे का उपयोग मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है? हम पहले बता दिए हैं, जो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है? नायलॉन वाला ना। तो यहाँ पे 28 देखिए, नायलॉन ऑप्शन दिया हो, नायलॉन दिया हुआ। तो यहाँ पे 28 का क्या लगा देना? ऑप्शन डी लगाना। किस रेशे का उपयोग जो मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है? तो नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शीत या ठंडा रंग होता है? तो देखिए ठंडा रंग कौन होता है? लाल। तो लाल आप रहते हैं, तो लाल रंग तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, गर्म देने वाला है। तो लाल तो होगा नहीं, बैगनी तो होगा नहीं, हरा और सफ़ेद। तो यहाँ पर हरा सफ़ेद, देखिए हरा भी है और सफ़ेद भी है। हरा भी यहाँ पे ठंडा देता है और सफ़ेद भी देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें कौन शीत तथा ठंडा का प्रतीक है या प्रतीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरा हो जाएगा, तो यहाँ पे 29 का सी लगा दीजिएगा। चलते 30 नंबर, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिक आवश्यकता नहीं है? देखिए साफ, अब कोई साफ करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन के अनुसार कौन सा कार्य में सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, या ब्रश करने में? देखिए तो यहाँ पे कपड़ा धोने में थोड़ा जल की आवश्यकता पड़ेगा, बर्तन धोने में भी जल की आवश्यकता पड़ेगा, ब्रश करने में भी हुआ। लेकिन नहाते हैं, जहाँ अब 4 बाल्टी से नहाते हैं, वहाँ आप 2 बाल्टी से नहाइएगा तो काम चल जाएगा। अच्छे तरीके से नहा लीजिएगा। कोई लोग क्या होते हैं, ज़बरदस्ती नहाते जाता है, पानी बर्बाद करते जाता है, तो यहाँ पर नहाने में उतनी जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती? तो नहाने में। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 31 नंबर, रेडीमेड। क्या है रेडीमेड? रेडीमेड जैसे बनाया आता है, तो रेडीमेड वस्त्र खरीदने समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो आप जैसे रेडीमेड जाते हैं मार्केट में कुछ कपड़ा खरीदने के लिए रेडीमेड का, तो कपड़े की गुणवत्ता, आप कपड़े टिकाऊ है या नहीं, उसकी गुणवत्ता को चेक कीजिएगा ना। उसका उद्देश्य या प्रयोजन, किस प्रकार, कौन सा, कैसा बना है, उस पर कैसा सिलाई है ना, उसका प्रयोजन और उसका उद्देश्य देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मूल्य, उसका मूल्य किस प्रकार से है, आप यहाँ पे मूल्य देकर ही रेडीमेड नहीं खरीदिएगा। आप जैसे यहाँ पर आप खुद का सिलवाते कपड़ा है, तो आप जब उस सिलवाते कपड़ा लेकर सिलवाने लग, जैसे शॉर्ट पैंट का आप वहाँ पे 1500 में सिलवा लेते हैं, लेकिन वही शॉर्ट पैंट आप रेडीमेड खरीद रहे हैं तो वह आपको 2000 पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्यों ना सिलवा कर अपना मनपसंद से सिलवा सकते हैं, लेकिन रेडीमेड लेते हैं तो रोज़ यहाँ पर 1500 से ज़रूर 500-800 रुपया कम होना चाहिए तब रेडीमेड खरीदना। तो इनमें से सभी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडीमेड वस्त्र खरीदने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो युक्त सभी, यहाँ पे 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर, वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, क्या सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, वर्षा से? तो उपयुक्त सभी। आप देखिए अभी सर्दी तो गर्म कपड़ा पहनिएगा ना, तो वस्त्र
रक्षा करता है, गर्मी में धूप से जलने के लिए रक्षा करता है, वर्षा से बचने के लिए हमारे वस्त्र रक्षा करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो कि चावल में पाया जाता है ना, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है, तो यहाँ पे 4 कैलोरी 4.1 कैलोरी होगा ना, तो 1 तो नहीं दिया, तो इसलिए 4 कैलोरी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, तो यहाँ पे 15 मार्च लगा दीजिएगा। 34 का क्या लगाना है आपको, तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 मार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 नंबर, वस्त्र क्यों आवश्यक है। तो वस्त्र की देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा बताता है ना। अब वस्त्र कोई जाते हैं तो आप नहीं वस्त्र खराब वस्त्र पहनते हैं या अच्छा नहीं पहनते हैं, तो आप समाज में रहते हैं तो बोलेगा कैसा पागल की तरह रहता है, कपड़ा भी सही से पहनता नहीं, कपड़ा भी सही नहीं ना। तो यहाँ पे आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बचाता है। शरीर को ढकने के लिए, तो ये तो वस्त्र क्यों पहनते हैं, शरीर को ढकने के लिए ना। शरीर को गर्म रखने के लिए, जैसे ठंडी में शरीर को वस्त्र क्यों पहने, गर्म रखने के लिए ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं 37 नंबर, भोजन मानव जीवन की खाली स्थान आवश्यकता है। तो भोजन क्या है, मानव जीवन की प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय की आवश्यकता है। तो भोजन मानव जीवन की मेन सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, नहीं खाइएगा मर जाइएगा ना। तो यहाँ पे प्राथमिक आवश्यकता है, तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। सबसे ज़्यादा सुरक्षात्मक पोषक प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और वसा भी है, विटामिन तथा खनिज लवण भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन भी दूसरे नंबर पर प्रोटीन आ जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात करें तो प्रोटीन, ऑप्शन बी यहाँ पर लगा दीजिएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो कि 37 तो हो गया। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भोजन पकाने का सही तरीका नहीं। देखिए भोजन पकाते हैं तो कौन सा तरीका सही है, बेकिंग कहने का मतलब आप भोजन पकाते हैं उसको एकदम आटा की तरह जो कि बारूद बना देते हैं, आटा की तरह ना। तो ये बेकिंग करके भोजन बनाइएगा। अब मान लीजिए आलूए को करते हैं, आलू को आटा की तरह मतलब एकदम जो क्या कहते हैं उसको मसाला की तरह बना दीजिएगा, तो ये तरीका है। या तलना, आप भोजन पकाते हैं तो तल कर पकाते हैं, ये क्या ये सही तरीका नहीं है। या काट कर तो बनाना चाहिए, उबालना तो उबाल कर भी बनाना चाहिए, काट कर भी तलना, लेकिन बेकिंग यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। तो बोला भोजन पकाने का तरीका नहीं है, कौन सा, तो बेकिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ए, बेकिंग का अर्थ समझ गए। चलते हैं 39 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य संरक्षण के रूप में नहीं किया जा सकता है। खाद्य संरक्षण ना, तो यहाँ पे खाने का संरक्षण तो किसका, सोडियम बेंजोएट का या बेंजोइक अम्ल का या एसोटिक अम्ल का या सल्फर। देखिए सोडियम एंजोइक, जैसे सोडियम ये ज़रूरी है, जैसे नमक बात करें ना, बेंजोइक अम्ल ये भी ज़रूरी है, एसोटिक अम्ल जानबे करते हैं ये सब फल फूल में पाया जाता है खट्टे वाला, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल ये ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे खाद्य संरक्षण के रूप में किसको उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी। और क्योंकि सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ना ये बदबू देने वाला अंग है, इससे बदबू निकलता है। सल्फ्यूरिक है, इसको बदबू बनाने, कोई बदबूदार चीज़ बनाने के लिए इस सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। इसलिए आप बताइए खाने में आप गंदी वाला जो बदबू देता है उसको यूज़ कीजिएगा नहीं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 39 का। 40 नंबर, जल की कमी से क्या होता है, जो रक्तल्पता मतलब खून की कमी हो जाना, पुनर्जलीकरण होगा या यहाँ पे निर्जलीकरण होगा, इनमें से सभी। देखिए जल की कमी को क्या कहते हैं, तो निर्जलीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। जल की कमी को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का अर्थ ही होता है जल की कमी ना, तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर, निम्नलिखित में इनमें से कौन वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का क्या कारण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, तो ये तो वायु प्रदूषण से कारण ही, वाहन से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर ये ध्वनि प्रदूषण होता है, यातायात ध्वनि ये भी ध्वनि प्रदूषण का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक चिन्ह, भोज्य पदार्थों, ये क्वेश्चन बताए हुए हैं। क्या कहते हैं,
होम साइंस का जो वीडियो बनाए हुए हैं, होम साइंस का प्ले लिस्ट नीचे और आई बटन में डाल देंगे, वहाँ आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। पूरे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर पढ़िए। इसमें जो कि बोला भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक चिन्ह भोजन, देखिए ISI मार्क, ISI मार्क कभी देखे होंगे पैकेट पे। आप पैकेट लाते हैं, कोई बिजली वाला सामान लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं, तो उसमें ISI जिस पर लिखा रहता है तो समझ जाइए वह सिक्योर है, वह सुरक्षित है। लेकिन 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 यदि ISI ये गवर्नमेंट के द्वारा एक मार्क दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को चेक करवाने के लिए मेरा जो प्रोडक्ट है वह सही है, सुरक्षात्मक है या नहीं, उसके लिए आपको ISI वहाँ को भेजना पड़ेगा ना। इंडियन क्या कहते हैं, ऐसे मुझे फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम वीडियो में बताए हुए हैं, जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो ये एक तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज़्यादा यूज़ किया जाता है ISI मार्क। ऐसे एल मार्क बोल रहा है, तो ये खाद्य पदार्थ जैसे भोजन, फल फूल, ये एक मार्क के द्वारा पता लगाया जाता है, या स्टिकर चिपका देता है, हाँ ये फल फूल ठीक है, खाने योग्य है या खराब हो गया, एल मार्क के द्वारा पता लगता है। वुल मार्क क्या है, तो वुल मार्क मतलब ऊनी वाला, उल WWOL, उल MAR के वुल मार्क। तो यहाँ पर उल मार्क तो होगा नहीं, उल ऊनी कपड़ा को पता करने के लिए। होल मार्क किसको कहते हैं, तो होल मार्क सोना चांदी जेवर को चेक करने के लिए होल मार्क का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो होगा नहीं, तो उल मार्क समझ गए, होल मार्क होगा नहीं। अब यहाँ पे एल मार्क, अब यदि बोलेगा उल मार्क का उपयोग बताइए या होल मार्क का उपयोग बताइए या ISI का उपयोग बताइए, तो आप लिख दीजिएगा ना, चलिए लिख दीजिएगा, और एक मार्क को भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 42 का बोला निम्नलिखित में कौन भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक चिन्ह है, तो ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। चलते हैं 43 नंबर। 43 वाला कीमती वस्त्रों को जो कीमती वस्त्र होता है, महंगी वस्त्र होता है, वह वस्तु को क्या है, ड्राई क्लीन करना चाहिए, ड्राई हवा के द्वारा साफ करना चाहिए, या साबुन से धोना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। डिटर्जेंट से धोना चाहिए, ये भी तो होगा नहीं। सबसे ज़्यादा कीमती खराबी हो जाएगा ना। आप मान लीजिए सबसे फ्रिज लाते हैं, फ्रिज को साबुन से धोइएगा, अंदर का भी चीज़ को तो धो लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत चीज़ है उसको आप साबुन से नहीं धो सकते हैं, डिटर्जेंट से धोइएगा, थोड़ा खराब धो सकते हैं लेकिन खराब जरूर हो जाएगा। स्टार्च लगाकर उस पर उसको पैक करके रख दीजिएगा, स्टार्च ना, तो उसको स्टार्च देखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन स्टार्च मतलब पैक करके दीजिएगा, तो कीमत वस्तु को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। या उसको बोला कीमती वस्तु को क्या करना चाहे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे A और C में कन्फ्यूजन है। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो देखिए ड्राई क्लीन करना चाहिए, तो ये कीमती वस्तुओं को ड्राई क्लीन करना चाहिए, तो ये यहाँ पे स्टार्च लगाना चाहिए, ऑप्शन सी। उसको ढक कर रखना चाहिए, तो यहाँ पे 43 का सी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 44 नंबर। 6 माह के बच्चे, जो 6 मंथ का बच्चा होता है, उस बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए, अर्ध तरल या तरल आहार या ठोस आहार। ठोस बच्चे को देंगे, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब ठोस होता है, सब्जी बनाकर दीजिएगा बच्चे को खाने के लिए, 6 माह के बच्चे को नहीं ना, तो ये तो होगा नहीं। आप देखिए अर्ध तरल और तरल, अर्ध तरल यहाँ पे ये भी ज़्यादा सटीक, यहाँ पर तरल जैसे दूध हुआ, दूध में कोई जैसे यहाँ पे हॉर्लिक्स हो गया या कुछ मिला कर देना ना, तो यहाँ पे छोटे 6 माह के बच्चे को यहाँ पर दे सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 44 का। 45 में शरीर में प्रमुख अंतःस्रावी कितना ग्रंथि है, तो अभी स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन बताइए, स्टार्टिंग में बताए थे। तो शरीर में जो शरीर हमारे बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथि कितना है, टोटल 8 है, सभी का नाम बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 नंबर। 46 नंबर। आहार आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन किसके लिए महत्वपूर्ण है, गर्भवती स्त्री के लिए, धात्री स्त्री के लिए। धात्री स्त्री किसको कहते हैं पता है, जैसे माँ, दाई या दादी, तो ये धात्री। तो यहाँ पे आहार आयोजन, तो आहार आयोजन गर्भवती के लिए भी है, धात्री के लिए भी ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है, इनमें से सभी लगा दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार पोषक तत्व, संतुलित आहार पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, ऊपर युक्त सभी हो जाएगा, पोषक तत्वों की बात कर रहा है, तो 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर। पर्यावरण रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो पर्यावरण रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे पेड़ लगाना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजना, नदियों को साफ रखना, इनमें से सभी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर। जो जल को विसंक्रमित के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए, चीनी, क्लोरीन या फिनाइल या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जल को अच्छा रखने के लिए क्या, आप मान लीजिए जो जल को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, आप पढ़े होंगे ना, जल को साफ करने के लिए, या कोई जिसके पास क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े घर में क्या रहता है यार, याद नहीं आ रहा अभी, देखिए
चलिए उसका क्लोरीन के द्वारा पानी साफ किया जाता है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन के द्वारा जल को साफ किया जाता है, 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ याद आ गया, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को जो साफ किया जाता है क्लोरीन के द्वारा ना, उसका पानी देखिएगा हमेशा ब्लू तरीके से ब्लू होता है ना, तो क्लोरीन के द्वारा पानी साफ किया जाता है। चूना, जिसको चूना भी डालकर साफ किया जाता है। तो ऑप्शन पानी को विसंक्रमित के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे क्लोरीन। चीनी डालिएगा तो चीनी से तो कुछ होने वाला नहीं है, फिनाइल डालिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डालिएगा, जानवे करते कार्बन डाइऑक्साइड का गंध कैसा होता है, तो 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए कौन सही नहीं है, प्लास्टिक पानी में क्या घुल जाता है, या जल पचाने में मदद करता है, ऑप्शन ये तो सही है। निर्जलीकरण घातक होता है, पानी की कमी हो जाएगा, वह मर जाएगा, पानी की कमी के कारण मर जाएगा। छोटे बच्चे को यदि 25% से पानी की कमी 25% तक आ जाती है तो बच्चे मर जाता है। तो यहाँ पे निर्जलीकरण घातक होता है, बिल्कुल होता है। जल की प्राप्ति भोजन से भी होती है। तो यहाँ पे ये तो तीन ही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं की बात बोल रहा है। तो यहाँ पे प्लास्टिक जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, न होता है, तो ऑप्शन 50 का ई हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, और 51 नंबर क्वेश्चन बोला है पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो देखिए पोषक तत्वों को बनाए रखने के भोजन पकाने की सबसे बेस्ट विधि क्या, तलना, भाप से पकाना, बेकिंग या क्या कहते हैं ग्रिलिंग। तो ये देखिए भाप से पकाना सबसे बेस्ट तरीका भोजन पकाने का दिया गया। तो यहाँ पे 51 का ऑप्शन बी लगाना। भोजन पकाने के लिए, तो यहाँ पे भोजन पकाने के लिए क्या है कि किस तत्वों या किस भोजन पकाने की सर्वोत्तम सबसे बेस्ट विधि है। तो यहाँ पे 51 का बी हो जाएगा। आप लोग जो घर में जो महिला है, जो गर्ल्स है, आप लोग भोजन पकाते हैं, किसके सबसे ज़्यादा किस तरीके से भोजन जल्दी पक जाता है, सबसे अच्छा रहता है, तो भाप के द्वारा ना। तो यहाँ पे 51 का बी हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर, इनमें से कौन नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इनमें से सभी हो जाएगा। 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर, कौन सी बीमारी मक्खियों द्वारा फैलती है। तो चेचक, हैजा, टाइफाइड या मलेरिया। तो देखिए मक्खी के द्वारा सबसे ज़्यादा हैजा की बीमारी होती है ना। तो यहाँ पे 53 का भी। आप किसी बच्चे को यहाँ पे किसी का, अब ज़्यादातर हम देखते हैं बच्चे का चॉकलेट गिर जाता है, तो उसके जो पेरेंट्स भी होते हैं उस चॉकलेट पर या बिस्कुट को उठा कर देते, लो बच्चे खा लो। यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गिर गया, ख़राब हो गया, तो उसको आप क्यों दे रहे हैं, न्यू खरीद कर दे दीजिए ना। तो एक तरह से वहाँ पे मक्खी बहुत खतरनाक डेंजर है। तो यहाँ पे कौन सी बीमारी मक्खियों द्वारा फैलती है, तो ऑप्शन बी हैजा। चलते हैं 54 नंबर, किशोरावस्था में मासिक धर्म किसका संकेत नहीं। देखिए किशोरावस्था किसको तो कहते हैं 18 के बाद। तो 18 के बाद मासिक, जो कि 18 के बाद जिसको कहते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में मासिक धर्म किसका संकेत नहीं देता। आपका जो मासिक चक्र होता है, जो 18 के बाद जो आप किशोरावस्था एडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें यौन अंगों की प्रयोगता, जो यौन अंग है उसका जो मैच्योर होना, तो ये तो होता ही है। शादी करने का उम्र है, तो यहाँ पे ये भी शादी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे संतान उत्पत्ति, यदि 18 किशोरावस्था है, यदि शादी उसको कर दिया जाए, और संतान उत्पत्ति करने का एज तो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं माना जाता है। अब प्रजनन अंगों का विकास, तो यहाँ पर प्रजनन अंगों का जो कि होता है, तो प्रजनन अंग का जो डेवलपमेंट तो 100% होगा ना। तो यहाँ पे उसका प्रजनन अंग, उसका डेवलपमेंट तो होगा ही। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किशोरावस्था में मासिक चक्र किसका संकेत नहीं देता। तो यहाँ पे संतान उत्पत्ति का संकेत नहीं देता है ज़्यादातर। तो 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 55 नंबर ना। 55 असीमित खरीदारी की जा सकती है। असीमित खरीदारी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसको कहते हैं, जो आपके पास पैसा होता है, जो आपके बैंक में पैसा होता है, आपका खुद का पैसा बैंक में होता है, वह डेबिट होता है। आपके पास पैसा रहता है तो डेबिट कार्ड होता है, जिसको एटीएम कहते हैं। एटीएम के द्वारा आप पैसा जितना आप रखें, मान लीजिए 50,000 रखे हैं, तो अर्थात 50 के मतलब 50,000 आप 50 के रखे हुए हैं डेबिट कार्ड में, अर्थात अपने एटीएम में, तो 50 के का ही यूज़ कीजिएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो बैंक देता है, क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो असीमित देता है। क्रेडिट कार्ड, आपके पास क्रेडिट का अर्थ होता है आपके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन वह बैंक आपको कुछ जो असीमित के द्वारा आपको बैंक देता है यूज़ करने के लिए। उसको महीना या 2 महीना के बाद बैंक टाइम जो समय निर्धारित कर देता है, आपको उतना समय में चुकाना है। तो यहाँ पे असीमित देता है। आप यहाँ पे
26,000 या 25,000 क्रेडिट कार्ड में देता है स्टार्टिंग में कि आप इतना ही यूज़ कर सकते हैं। तो असीमित खरीदारी की जा सकती है क्रेडिट कार्ड के द्वारा, क्योंकि इसमें आपके पैसा नहीं होता है, वह बैंक के पैसा होते हैं। तो यहाँ पे 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रेडिट और डेबिट समझ गया, तो 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिवारिक आय है? क्या पारिवारिक आय? देखिए, पारिवारिक फैमिली जो इनकम होता है वह मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, जिसको मनी इनकम कहते हैं, रियल इनकम कहते हैं। तो ये सब आत्मिक आय, इनमें से सभी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पारिवारिक आय हो जाएगा इनमें से सभी। 56 का क्या लगाइएगा? तो इनमें से डी लगाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 57 नंबर, और 57 क्वेश्चन बोल रहा है जो कौन एक कारक वस्तुओं का चुनाव को प्रभावित करता है? बताइए कौन सा होगा 57 का। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कारक वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करता है? तो जलवायु। तो जलवायु के कारण यहाँ पर जैसे ठंडी है तो वहाँ पर वस्त्र की कमी, आप जाएंगे गर्म कपड़ा लाने के लिए, गर्मी में आप ठंडी कपड़ा खोजिएगा। शारीरिक आकृति, आप छोटे बच्चे हैं या छोटे बच्चे के छोटा कपड़ा देंगे, बड़े व्यक्ति को बड़ा कपड़ा देंगे, मोटे को थोड़ा अलग साइज के कपड़ा देंगे, तो ये भी करता है। अवसर, शादी या कोई फंक्शन ना, फेस्टिवल, तो यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कारक वस्तु को चुनाव को प्रभावित करता है? तो वस्तु को चूज किस में करते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा 57 का डी। 58 में गर्भ अवस्था के दौरान किस पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है? जब प्रेगनेंसी के टाइम में तो किस तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है? प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व। तो प्रोटीन की आवश्यकता भी, कैल्शियम की, लौह तत्वों की, इनमें से सभी हो जाएगा सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की बात होगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 59 नंबर, और शरीर से जल का उत्सर्जन, मतलब हमारे बॉडी से जो जल निकलता है, इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? श्वसन। आप श्वास लेते हैं तो उसके द्वारा आप श्वास को जमा करके रखिए तो एकदम थोड़ा भीग जाएगा, जल निकलता है उसमें। पसीना के द्वारा जल तो निकलवा करता है। शरीर का जो वर्ज्य पदार्थ होता है उसके द्वारा जल निकलता है। नहाना, आप नहाते हैं तो नहाने के समय शरीर से जल निकलता है नहीं ना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर चलते हैं। पहले 6 महीनों में एक स्तनपान कराने वाली माँ के दैनिक भोजन में कितना अतिरिक्त प्रोटीन दिया जाना चाहिए? बोल रहा है क्या फिर से? जो 6 मंथ का बच्चा होता है, जो 6 मंथ में स्तनपान, जिसको क्या कहते हैं उसको, याद ही नहीं आ रहा, छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए पहले 6 महीनों में एक स्तनपान कराने वाली माँ के दैनिक भोजन में कितना अतिरिक्त भोजन प्रोटीन देना चाहिए? देखिए जो प्रेग्नेंट रहती है महिला तो उसको बोलता है हाँ भाई दाल दो ज़्यादा, क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे कितना % देना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम कम से कम। तो यहाँ पे देखिए 20 से 25 ग्राम, तो 20 तो नहीं, 20 से 25, तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो 60 का ऑप्शन डी। चलते 61 नंबर, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग। रेफ्रिजरेटर किसको कहते पता है? क्या कहते हैं उसको? रेफ्रिजरेटर, पानी ठंडा उंडा नहीं करते हैं ना, तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अपने बिहार में क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर को यार, छोड़िए। तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग प्रशीतन में, मतलब ठंडा करने के लिए, किण्वन में या निर्जलीकरण में ना, तो यहाँ पर प्रशीतन करने में अर्थात ठंडा करने में किया जाता है ना। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ठंडा करने के लिए किया जाता है। जैसे स्प्राइट की बोतल है, स्प्राइट की बोतल को आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, मज़ा है उसको, या क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे अभी आ गया मार्केट में, या पानी गर्म पानी उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ठंडा करने के लिए, अर्थात प्रशीतन करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे 62 नंबर है जो कि 5 से 12 वर्ष, जो 5 से 12 वर्ष के आयु को कौन सा आयु कहते हैं? तो नवजात, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ा। किशोरावस्था बता दिए, एडल्टहुड जिसको कहते हैं 18 से 18 प्लस किशोरा। प्रौढ़ावस्था बूढ़े वाला जो कि 60 प्लस, ये प्रौढ़ावस्था हो गया। बाल्यावस्था किसको कहते हैं? चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, चाइल्डहुड हो गया, जो कि 4 से 5 ना, 4 से 5 से लेकर 12। उसके बाद एक मैच्योर अवस्था जिसको कहते हैं 12 से 13, 1.5 साल की अवस्था होता है। नवजात जिसको शिशु अवस्था कहते हैं, इसको प्रीपुबर्टी कहते हैं ना। तो यहाँ पे नॉन मतलब नेटर होते हैं, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा 5 से साल, तो यहाँ पे 12 की बात आ गया, 5 से 12 बोला, इसलिए चाइल्डहुड हो जाएगा। चाइल्डहुड भी 2 प्रकार का होता है, अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड ना। तो इसमें बताए होंगे, हम पढ़ाए हुए हैं
तो 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बाल्यावस्था चाइल्डहुड कहते हैं। चलते हैं 63 नंबर, शरीर में जल की कमी को शरीर में हमारे बॉडी में जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। भूख को, लार का कम करना, निर्जलीकरण की स्थिति या रूखी त्वचा। देखिए शरीर में जल की कमी प्रभावित नहीं करती है तो निर्जलीकरण की स्थिति में मतलब क्या बोल रहा है, शरीर में जल की कमी, हमारे बॉडी में जल की कमी प्रभावित नहीं करती। किस में? भूख में। भूख लगता है तो जल की कमी आता है, लार का कम बनना, जल की कमी, रूखी त्वचा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। जैसे आपको उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब कस्टमर जिसको कहते हैं, तो आप कोई खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो उसमें विज्ञापन कोई प्रचार प्रसार देखते तभी ना जाते हैं। हाँ जाते हैं, कोई सामान या उसके बारे में जानते हैं, या निजी अनुभव का, आपका खुद अनुभव के द्वारा अपने खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हाँ ये सामान अच्छा होता है, मैंने पहले यूज़ किया है, तो उसका आपका खुद का अनुभव होता है। या आपके पास अनुभव नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति की दोस्ती को ले जाते हैं या घर की फैमिली को ले जाते हैं, तो उनके अनुभव के द्वारा, तो अन्य व्यक्ति के अनुभव के द्वारा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण अच्छा खरीदारी के लिए सहायता कर सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए ऊर्जा का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, ये तो है, वसा भी है, खनिज लवण ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा 65 का। 66 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सब्जी प्रदान नहीं करती। देखिए सब्जी की बात हो रहा है, निम्नलिखित में से सब्जी क्या नहीं प्रदान करती है। हाँ दिख रहा है ना, तो निम्नलिखित में से क्या सब्जी प्रदान नहीं करती है। जल सब्जी देता है, ऊर्जा भी देता है, रफेज देता है, रफेज सब्जी खनिज लवण नहीं देता है, तो ऑप्शन डी नहीं प्रदान करती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 का, जो कि ऑप्शन डी नहीं होगा, रफेज देता है सब्जी। रफेज किसको कहते पता है, जड़, जैसे मूली में जड़ रहता है, गाजर या आलू, इस समय जड़ को पाया जाता है, तो जड़ वाले ही को जड़ को ही रफेज कहते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द देता है, तो 66 का ऑप्शन डी नहीं होगा। चलते हैं 67 नंबर, ORS का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है, पीलिया के लिए, अतिसार के लिए, या आंत्र ज्वर के लिए जिसको टाइफाइड कहते हैं, या निमोनिया। देखिए अतिजार को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। तो आपको बताया डायरिया में व्यक्ति को ORS का घोल देना चाहिए, नींबू पानी का देना चाहिए, या छोटे बच्चे उसको दूध देना चाहिए माँ की। तो यहाँ पे 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अतिसार जिसको डायरिया कहते हैं। तो ORS का उपयोग अतिसार, अर्थात अतिसार को इंग्लिश में देख सकते हैं डायरिया ना, तो 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 में निम्नलिखित में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। यहाँ पे होम साइंस की शाखा, होम साइंस की बहुत सारे शाखा हैं। प्रसार शिक्षा, आहार विज्ञान है, मानव विकास है, वस्त्र के बारे में जानते हैं, आहार भोजन के बारे में जानते हैं, मानव विकास, मानव का डेवलपमेंट किस प्रकार होना चाहिए। लेकिन प्रसार शिक्षा क्या कहते हैं पता है, गांव में बिना स्कूल जाए हुए सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से शिक्षा देना, तो ये प्रसार शिक्षा नहीं हुआ ना, तो ये गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का। चलते हैं 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास, क्रिया करना, जैसे कोई काम करना, खड़ा होना, बोलना। यहाँ पे बोल रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया हो गया। घुटने के बल चलना, आप चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिया करा। पकड़ना, आप हाथ से कुछ कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो क्रिया करा। लेकिन खड़ा होना, तो यहाँ पर आप खड़ा हो गए, तो ये भी एक तरह से क्रिया, लेकिन आप खड़े हैं, तो ये विकास का जो क्रियात्मक बोल रहा है, विकास का, क्रिया का, विकास का, बोलना, घुटने का बल चलना, पकड़ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 69 का। 70 नंबर, जो निम्नलिखित में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का घटक नहीं है। बच्चे का जन्म कर, माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, दोस्तों का संबंध, तो ये देखिए पारिवारिक समाजीकरण, परिवार के समाजीकरण, तो माता पिता के संबंध से पारिवारिक समाजीकरण हुआ, भाई बहन के संबंध से, दोस्तों के संबंध से समाजीकरण होता है, लेकिन बच्चे का जन्म क्रम से ये समाजीकरण का घटक नहीं है। 70 का ऑप्शन है, और 70 ही ऑब्जेक्टिव था। और ये क्लास आपका कैसा लगा और अच्छे तरीके से समझे,
या नहीं समझे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। और आज की कक्षा में आपको मज़ा आया हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या सब्जेक्टिव हम करें या ना करें वह भी हमें बता दीजिएगा। और ये सब जीवाणु के बारे में, प्रजनन, कितना गजब क्वेश्चन सब दिया हुआ है, गजब क्वेश्चन दिया। ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा तो क्या बना ही पाएगा। वैसे हम करवा दें या नहीं करवा दें आपके ऊपर, आप कमेंट करके बताएंगे तो करवा देंगे, नहीं करवा आप नहीं करना चाहते तो वह भी हमें बता दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। फ्री में आप क्लास करते हैं लेकिन इतना तो काम नहीं करते, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है वो भी कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ डालते रहते हैं, और बिहार बोर्ड के बारे में जो भी चर्चा होता है आपके एग्जाम से संबंधित सभी चर्चा अभी टेलीग्राम पर करते हैं। व्हाट्सअप तो अभी बंद कर दिए हैं, इसलिए टेलीग्राम आपके लिए मोस्ट है। टेलीग्राम पर जुड़िए, फेसबुक को बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं, ठीक ना। तो टेलीग्राम पर जल्दी जुड़ जाए, इंस्टा पर हमसे प्रश्न बात कर सकते हैं। तो नीचे सबका लिंक है नीचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर कर दीजिए।